हेलो दोस्तों, दिस इज रिया फ्रॉम प्राइंट एकेडमी। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और बताओ क्या हालचाल, सब बढ़िया, मजे में एकदम। मैं भी एकदम बढ़िया। तो दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर हम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर चुके थे। फर्स्ट हम पढ़ चुके थे ऑफर, सेकंड हमने पढ़ा था एक्सेप्टेंस और थर्ड हम स्टार्ट कर चुके थे कंसिडरेशन, जिसके अंदर हम कंसिडरेशन की डेफिनेशन पढ़ चुके थे, उससे रिलेटेड कुछ लीगल रूल्स पढ़े थे और उसके कुछ एक्सेप्शंस देखे थे, जिसके अंदर अगर कंसिडरेशन नहीं भी हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया कॉन्सेप्ट, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। भाई, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ही नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, जो पर्सन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, वो कोर्ट के अंदर केस नहीं कर सकता है, वो कोर्ट में नहीं जा सकता है। Stranger to contract cannot sue. A person who is not a part of the contract cannot go to the court to enforce it. This person is called stranger to contract. जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें, ये है A और ये है B। A ने B से कुछ पैसे उधार लिए, A ने B से कुछ पैसे उधार लिए। अब A ने C को अपनी लैंड सोल्ड कर दी। A ने क्या करा? अपनी लैंड सेल कर दी C को। और C ने A को प्रॉमिस किया, C promises to A that he will pay money to B। C ने A को प्रॉमिस कर दिया कि जो मनी है वो डायरेक्टली किसको पे कर देगा? बी को पे कर देगा। लेकिन सी ने बी को पे ही नहीं करा, तो क्या बी सी के ऊपर केस कर सकता है क्या? अगर सी ने बी को मनी पे ही नहीं करा तो क्या बी सी के ऊपर केस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? ए और सी के बीच में हुआ था। सी और बी के बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। बी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बी इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं था, तो बी सी के ऊपर केस नहीं कर सकता है। बी कौन है? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जाम्पल, ए ओज मनी टू बी, ए सेल हिज लैंड टू सी एंड सी promises to A that he will pay the money to B. Now, if C does not pay, can B sue C? No, because B was not a part of the contract. Contract is between A and C. So B is a stranger to contract and cannot sue C. भाई, A और B के बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि A ने जो B से पैसे उधार लिए हैं वो A B को देगा, और A और C के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि A ने C को लैंड सेल करी और C को A को कंसिडरेशन देना था। लेकिन C ने प्रॉमिस क्या कर दिया? C ने प्रॉमिस कर दिया कि वो डायरेक्टली B को ही पे कर देगा, B को ही मनी पे कर देगा। लेकिन बी के साथ में डायरेक्टली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। बी ने सी के साथ में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पर्सनली साइन नहीं किया था, वो इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं था। इसीलिए बी क्या हो गया? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया और बी सी के ऊपर केस नहीं कर सकता। ऐसे ही एक केस लॉ आया था, डनलप टायर केस। इसके अंदर क्या हुआ था? इसके अंदर ये था डनलप, एक डीलर था एस और ये है सब डीलर डी। एस कौन है? एस है डीलर और डी है सब डीलर। डनलप ने टायर सोल्ड करे, यहाँ पे डनलप ने टायर सेल करे एस को, एस ने टायर सेल करे डी को, एस ने टायर सेल कर दिए डी को। अब डी ने एस को प्रॉमिस किया कि वो टायर डनलप की सेट करी हुई प्राइस से नीचे नहीं बेचेगा। मतलब डनलप ने, मान लो डनलप ने एक टायर की प्राइस 100 रुपए सेट करी है, तो डी ने प्रॉमिस किया कि एस से डी ने प्रॉमिस किया कि वो टायर 100 रुपए से कम में नहीं बेचेगा। अब लेकिन डी ने क्या करा? डी ने जब टायर सेल किए तो उसने क्या करा? इसको 90 में ही सेल कर दिए। तो क्या अब इस बात के लिए डनलप डी के ऊपर
केस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि डी डनलप की सेट की हुई प्राइस से नीचे टायर नहीं बेचेगा, वो किसके साथ में हुआ था? एस के साथ में हुआ था। ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था कि प्राइस डनलप की सेट की हुई प्राइस से नीचे नहीं बेचेंगे, एस और डी के बीच में हुआ था। डनलप से डी का कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। डनलप इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। ये डनलप कौन हो गया? डनलप कौन हो गया यहाँ पे? डनलप हो गया स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे जो डनलप है ये डी के ऊपर केस नहीं कर सकता। Dunlop sold tires to S a dealer. S sold them to D, a sub-dealer. D promised S that he won't sell tires below Dunlop set price, but D sold tires at a lower price. Dunlop tried to sue D. डनलप ने डी के ऊपर केस किया, लेकिन यहाँ पे जो जजमेंट आया कोर्ट का वो क्या आया? ये जजमेंट आया कि डनलप कोर्ट केस नहीं कर सकता है डी के ऊपर, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो किसके बीच में हुआ है? एस और डी के बीच में हुआ है। डनलप के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट डी का नहीं हुआ है। डनलप यहाँ पे कौन है? डनलप यहाँ पे स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो यहाँ पर डी के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, और अभी हमने पढ़ा है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। ये जो दो कॉन्सेप्ट है ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। भाई स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन हो सकता है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन जो होता है पर्सन, वो कोर्ट में केस कर सकता है, लेकिन जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कोर्ट के अंदर केस नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो कंसिडरेशन वाला पर्सन होता है ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है, लेकिन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? इंडियन लॉ के अंदर जो कंसिडरेशन है, इंडियन लॉ के अंदर जो कंसिडरेशन है वो प्रोमिसी के बिहाफ पे कोई और पर्सन भी पे कर सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन बोलते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिससे प्रॉमिस किया गया है, मतलब जो प्रॉमिसी है वही कंसिडरेशन पे करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। प्रॉमिसी के कहने पर कोई और पर्सन भी कंसिडरेशन को पे कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ये है ए, ये है बी और ये है सी। अब ये जो सी है, मान लो ये जो सी है, बी अधिकतर इसी से ही कुछ गुड्स खरीदता है। यहाँ पे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए बी से 100 शेयर्स खरीदना चाहता है, ठीक है। ए बी से 100 शेयर्स खरीदना चाहता है, ए बी से 100 शेयर्स खरीदना चाहता है। अब ये जो बी है, ये जो शेयर्स लेता था ये किससे लेता था? ये सी से ही लेता था, मतलब सी को ऑर्डर दे देता था। अब यहाँ पर ए ने बी को प्रॉमिस करा कि ठीक है, अगर सी मुझे 100 शेयर्स डिलीवर कर देगा, अगर सी मुझे 100 शेयर्स डिलीवर कर देगा तो मैं इसको 1000 रुपीज पे कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? इस केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था? ए और बी के बीच में। बी के बिहाफ पे शेयर्स कौन डिलीवर कर रहा है? बी के बिहाफ पे शेयर्स सी डिलीवर कर रहा है, और पेमेंट किसको की जा रही है? सी को की जा रही है। तो यहाँ पे ये जो सी है ये कौन हो गया? ये हो गया स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन। स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन, सी कौन है? स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन। भाई यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये सी के बेनिफिट के लिए हुआ है, सी के बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। ए और सी का कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, किसके बिहाफ पे हुआ है? बी के बिहाफ पे। बी के बिहाफ पे गुड्स कौन डिलीवर कर रहा है? सी डिलीवर कर रहा है। तो मतलब एक तरह से बी के बिहाफ पे कंसिडरेशन कौन पे कर रहा है? सी पे कर रहा है, क्योंकि सी की तरफ से क्या कंसिडरेशन जा रही है कि वो 100 शेयर्स ए को
डिलीवर करेगा उसके बाद में ही ए सी को 1000 रुपीज पे करेगा। लेकिन यहाँ पर ए ने सी को 1000 रुपीज पे करने से मना कर दिया, तो क्या सी ए के ऊपर केस कर सकता है क्या? हाँ, यहाँ पर सी ए के ऊपर केस कर सकता है, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था ये किसके बेनिफिट के लिए था? ये सी के बेनिफिट के लिए था। तो सी का कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ था ए से, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ये सी के बेनिफिट के लिए हुआ था। और यहाँ पर अगर कंसिडरेशन पे नहीं की जाती है तो सी ए के ऊपर केस कर सकता है। A promised B to pay 1000 to C if C deliver goods to A. C delivered the goods even though C did not give any consideration directly. The contract is made for C's benefit. So C is not a stranger to contract. C यहाँ पे stranger to contract नहीं है, वो क्या है? stranger to consideration है। और stranger to consideration जो है वो जो दूसरी पार्टी है जो ब्रीच कर रही है, जो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रही है, उसके ऊपर केस कर सकता है। ओनली अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड सी कैन स्यू ए। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट ये एक रूल है डॉक्ट्राइन प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट इज लाइक अ प्राइवेट डील बिटवीन टू और मोर पीपल। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या होती है? एक दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक डील होती है। मतलब दो लोग प्रेजेंट होते हैं, उनके आपस में ये क्या होती है? एक डील होती है, एक एग्रीमेंट होता है। ओनली दोज हु आर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उस एग्रीमेंट, उस कॉन्ट्रैक्ट के जो पार्ट होगा वो ही क्या कर सकता है? अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जाता है, प्रोमिसेस तोड़े जाते हैं, तो वही लोग क्या कर सकते हैं? वही लोग कोर्ट के अंदर क्या कर सकते हैं? केस कर सकते हैं, जो उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। एनीवन हु इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, और वो कोर्ट के अंदर केस नहीं कर सकते हैं। अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर देयर बेनिफिट। चाहे से कॉन्ट्रैक्ट उनके बेनिफिट के लिए ही क्यों ना हो, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट किसी भी हालत के अंदर उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड केस कोर्ट में नहीं कर सकते हैं। इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया था। किस केस में? ये केस हुआ था MC चाको वर्सेस स्टेट ऑफ ट्रेवनकोर। इस जजमेंट के अंदर क्या हुआ था? इस केस के अंदर जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, जिन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, सिर्फ वही लोग कोर्ट के अंदर केस कर सकते हैं। दिस रूल कम फ्रॉम द इंग्लिश लॉ एंड ऑल्सो अप्लाइज इन इंडिया। ये जो रूल है ये कहाँ से फॉलो किया जा रहा है? इंग्लिश लॉ से फॉलो किया जा रहा है। इवन इफ अ थर्ड पर्सन गिव्स द बेनिफिट और मनी, यदि कोई थर्ड पर्सन बेनिफिट या मनी दे रहा है, वो भी अगर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया जाता है तो वो उससे रिलेटेड कोर्ट में केस नहीं कर सकता है, अनलेस दे आर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। जब तक कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होता है। अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर उसने डायरेक्टली कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया था, डायरेक्टली वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, तो अगर वो उस पर्सन के लिए बेनिफिट के लिए ही क्यों ना हो, वो पर्सन उसके लिए मनी ही क्यों ना पे कर रहा हो, तो भी वो कोर्ट में उससे रिलेटेड केस नहीं कर सकता है। जैसे कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए और बी के बीच में क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए विल गिव 10,000 टू सी। ए क्या करेगा? 10,000 रुपए सी को पे करेगा। ए 10,000 रुपए सी को पे करेगा, लेकिन सी ने यहाँ पे कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ किसके बीच में हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ ए और बी के बीच में हुआ था। अगर ए सी को पे नहीं करता है तो सी ए के ऊपर केस नहीं कर सकता है, क्योंकि सी कौन है? स्ट्रेंजर टू
कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन यही अगर स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन होता तो अगर प्रोमिसी के बिहाफ पे सी कुछ यहाँ पर ए को कंसिडरेशन दे रहा होता, उसके बदले में ए को सी को कोई कंसिडरेशन पे करनी होती और वो कॉन्ट्रैक्ट इसके बेनिफिट के लिए होता, सी के बेनिफिट के लिए होता, तो एज अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन सी यहाँ पर ए के ऊपर केस कर सकता था। लेकिन यहाँ पर सी कौन है? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये ए के ऊपर केस नहीं कर सकता है। एक्सेप्शन टू दिस रूल, इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं। The following are the exception to the rule that stranger to contract cannot sue. Exceptions क्या बताते हैं कि stranger to contract भी केस कर सकता है। किन केसेस के अंदर? बेनिफिशियरी ऑफ अ ट्रस्ट, यदि वो किसी ट्रस्ट का बेनिफिशियरी है। प्रोविजन इन मैरिज सेटलमेंट, provision for maintenance or marriage expense of female members under a family arrangement, assignee of a contract, acknowledgement of liability, agency contract। ये कुछ एक्सेप्शनल रूल्स है, ये कुछ एक्सेप्शंस है जिसके अंदर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट भी क्या कर सकता है? केस फाइल कर सकता है, कोर्ट में केस कर सकता है। इसे वन बाय वन करके हम डिटेल में समझते हैं। बेनिफिशियरी ऑफ अ ट्रस्ट, a trust is when one person called the trustee hold property or asset for the benefit of someone else, the beneficiary. Even if beneficiary is not a part of the agreement, then they can still enforce the contract because it is meant for their benefit. से हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि ये है ए, ये है टी, ये टी कौन है? ट्रस्टी। टी ए ने टी को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, ए ने टी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी बी के बेनिफिट के लिए। ए ने ये टी को क्या बना दिया? प्रॉपर्टी का ट्रस्टी बना दिया। टी कौन था? ट्रस्टी था। और ए ने टी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, किसके बेनिफिट के लिए? बी के बेनिफिट के लिए। बी कौन है? बेनिफिशियरी। बी कौन है? बेनिफिशियरी। अब जब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट इसके बीच में हुआ है? ए और टी के बीच में हुआ है, क्योंकि प्रॉपर्टी किसने ट्रांसफर करी है? ए ने टी को ट्रांसफर करी है। यहाँ पे बी का कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है टी से, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर टी को की गई है, अगर बी बाद में डिमांड करता है ये प्रॉपर्टी और अगर टी देने से मना करता है, तो इस केस में जो बी है वो कोर्ट के अंदर केस कर सकता है। इस केस में जो बी है ये क्या कर सकता है? कोर्ट में केस कर सकता है, चाहे से वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों ना हो, क्योंकि ये किस में आता है? ये एक्सेप्शनल रूल में आता है, बेनिफिशियरी ऑफ अ ट्रस्ट। किसी ट्रस्ट के लिए अगर बेनिफिशियरी है तो वो जो बेनिफिशियरी है वो क्या कर सकता है? एज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में केस कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन इन मैरिज सेटलमेंट, फैमिली अरेंजमेंट। इफ देयर इज एन एग्रीमेंट अबाउट फैमिली प्रॉपर्टी, यदि फैमिली प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट हुआ है और मैरिज सेटलमेंट एंड समवन बेनिफिट फ्रॉम इट लाइक फैमिली मेंबर, दे कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट इवन इफ दे डिड नॉट साइन इट। इसका मतलब क्या है? इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ये है दो भाई ए और बी। इन दोनों ने क्या करा? अपने मदर की मेंटेनेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया कि ये दोनों इक्वली इन्वेस्ट करेंगे अपनी मदर की मेंटेनेंस के लिए। अपनी मम्मी की देखभाल के लिए ये दोनों भाइयों के बीच में क्या हुआ? इन दोनों भाइयों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि ये दोनों इक्वल अमाउंट अपनी मदर के लिए मेंटेनेंस के लिए इन्वेस्ट करेंगे। अब अगर मदर ये मनी डिमांड कर लेती है इनसे, तो वो कर सकती है। अगर ये देने से मना करते हैं तो मदर क्या कर सकती है? मदर कोर्ट के अंदर केस कर सकती है।
चाहे से ये एग्रीमेंट मदर के साथ में हुआ हो या ना हुआ हो, तो भी एक्सेप्शनल रूल ये कहता है कि इन फैमिली अरेंजमेंट के केस में जो प्रोविजन मैरिज सेटलमेंट या फिर फैमिली अरेंजमेंट के केस में स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट भी क्या कर सकता है, कोर्ट में केस कर सकता है। Two brothers agree to invest money for the maintenance of their mother after dividing family property. फैमिली प्रॉपर्टी डिवाइड होने के बाद में मदर की मेंटेनेंस के लिए दोनों भाई इन्वेस्ट करेंगे इक्वली। इवन दो द मदर वॉज नॉट पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, मदर एग्रीमेंट का पार्ट नहीं थी, उन्होंने डायरेक्टली कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा था, वो डिमांड कर सकती है मनी फॉर हर मेंटेनेंस। अपनी मेंटेनेंस के लिए वो इनसे क्या कर सकती है, मनी डिमांड कर सकती है। अगर ये नहीं देते हैं तो वो इनके ऊपर क्या कर सकती है, केस कर सकती है। बिकॉज द एग्रीमेंट वॉज मेड फॉर हर बेनिफिट। एग्रीमेंट किस लिए किया गया था, मदर के बेनिफिट के लिए किया गया था। और एक्सेप्शन रूल ये बोलता है कि फैमिली अरेंजमेंट के लिए, फैमिली मेंबर्स के केस में फैमिली अरेंजमेंट के लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है और उसके अंदर कोई स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो क्या कर सकता है, कोर्ट में केस कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आता है प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस और मैरिज एक्सपेंसेस फॉर फीमेल मेंबर्स। इफ a family arrangement says that money should be provided for maintenance or marriage of a female family member, she can enforce the contract to get the money even she was not the part of the agreement. इसमें इसमें केस लॉ हुआ था गेंदी वर्सेस गेंदी के बीच में। इसमें क्या हुआ था, एक हस्बैंड था और एक वाइफ थी, हस्बैंड वाइफ का ये केस था। इन दोनों का क्या हुआ, इन दोनों का डिवोर्स हो गया। और डिवोर्स होने पर यहाँ पर हस्बैंड ने प्रॉमिस किया कि वो उसकी वाइफ के मेंटेनेंस के लिए इसको यहाँ पर कुछ मनी पे करेगा। भाई डिवोर्स केस होता है तो यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन किया गया, कोर्ट में एक एग्रीमेंट साइन किया गया, एक डीड बनाई गई जिसमें हस्बैंड ने प्रॉमिस किया कि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स होने के बाद में उसकी मेंटेनेंस के लिए कुछ मनी पे करेगा। तो इस केस में ये जो एग्रीमेंट हुआ था, ये वाइफ के साथ में डायरेक्टली साइन नहीं हुआ था, वाइफ के साथ में डायरेक्टली साइन नहीं हुआ था। ये कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड और वाइफ के बीच में नहीं हुआ था। ये जो केस चल रहा था कोर्ट में, तो ये किसके बीच में हुआ था, कोर्ट और हस्बैंड के बीच में हुआ था। एक रिटन एग्रीमेंट साइन हुआ था कोर्ट और हस्बैंड के बीच में, जहां पे हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था कि वो वाइफ को उसकी मेंटेनेंस के लिए डिवोर्स के बाद में कुछ मनी पे करेगा। अब यहाँ पे ये जो वाइफ है, ये हस्बैंड से वो मनी डिमांड कर सकती है, अपने मेंटेनेंस के लिए वो मनी डिमांड कर सकती है। और अगर हस्बैंड पे नहीं करता है तो वो उसके ऊपर क्या कर सकती है, केस भी कर सकती है, चाहे से वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों ना हो। लेकिन कुछ जो एक्सेप्शंस है वो ये बोलते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट के बेनिफिट के लिए है, तो ये जो एक्सेप्शन रूल है ये अलाउ करते हैं कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट उस केस में अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉलो नहीं किया जाता है तो वो केस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हस्बैंड वाइफ को मनी पे नहीं करता है, मनी डिमांड करने पर, तो वाइफ हस्बैंड पे केस कर सकती है, चाहे से वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों ना हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आता है असाइनी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। Sometimes the benefit of a contract can be transferred to another person called the assignee. The assignee can enforce the contract even though they were not part of it originally. चाहे से वो ओरिजिनली उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन असाइनी उस केस में क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में केस कर सकता है, कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। ये है ए, ये किसी कंपनी में काम करता है, मान लो XYZ कंपनी, ये है एक
कंपनी। इस कंपनी के साथ में ए का क्या है, ए की क्या है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है इस कंपनी के साथ में, ये ए और इस कंपनी के बीच में हुई थी, लेकिन ए ने इस इंश्योरेंस पॉलिसी को अपनी वाइफ को असाइन कर दिया। ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी ए ने अपनी वाइफ को असाइन कर दी। अब ये जो इसकी वाइफ है, इस इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम इसकी वाइफ कर सकती है। अगर ये जो कंपनी इस पॉलिसी का क्लेम वाइफ को नहीं करने देती है तो वाइफ क्या कर सकती है, वाइफ इस कंपनी के ऊपर केस कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था, ए के बीच में हुआ था और इस कंपनी के बीच में हुआ था। वाइफ और कंपनी का डायरेक्टली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। वाइफ कौन थी इस कॉन्ट्रैक्ट में, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट थी। बट कुछ एक्सेप्शन रूल, ये जो एक्सेप्शन रूल है असाइनी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इसके बेसिस पे जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है वो भी क्या कर सकता है, वो भी अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता है तो कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। तो यहाँ पे ये जो ए की वाइफ है, अगर इसे इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता है तो वो उस कंपनी के ऊपर केस कर सकती है, चाहे से उनके बीच में डायरेक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हो या ना हुआ हो। क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये किसके बेनिफिट के लिए था, ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये वाइफ के बेनिफिट के लिए था। तो इस केस में क्या हो सकता है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट भी केस फाइल कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आती है एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी। इसका मतलब क्या है, इफ समवन एडमिट दैट दे ओwe मनी or have a responsibility to someone, even if they did not sign a contract with them, they can still be held responsible for the money। इसका मतलब क्या है, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ये है y, ये है x। x ने y से रिसीव करे कुछ मनी, x ने y से मनी रिसीव किया, किसको देने के लिए, z को देने के लिए। x ने y से मनी रिसीव किया z को देने के लिए, और यहाँ पर ये जो x था इसने एडमिट भी कर लिया, इसने ये मान भी लिया, इसने ये बोल दिया जेड को कि ठीक है कि मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हें पैसे देने के लिए वाई से पैसे रिसीव कर लिए हैं, जो कि मैं जो कि एक्स जेड को देना चाहता है। इसे वापस समझते, देखो ये है वाई, ये है एक्स और ये है जेड, ठीक है। अब वाई ने एक्स को मनी दिया, मतलब एक्स ने वाई से मनी रिसीव कर लिया जेड को देने के लिए। एक्स ने वाई से मनी रिसीव कर लिया जेड को देने के लिए, और यहाँ पर एक्स ने एडमिट भी कर लिया जेड से कि ठीक है मैंने मनी रिसीव कर लिया है जेड को पे करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स ने क्या करा, यहाँ पर एक्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि जो पैसे वाई को जेड को देने थे वो वाई ने किसको दिए, एक्स को दिए। और एक्स ने ये मान भी लिया, ये एडमिट कर लिया कि ठीक है ये जो जेड की, ये जो वाई का डेट है वो एक्स पे कर देगा जेड को, उसने पैसे रिसीव कर लिए हैं। अब ये जो जेड है, ये जो जेड है, जेड एक्स से क्या कर सकता है, जेड एक्स से मनी डिमांड कर सकता है, क्योंकि एक्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी कि जो वाई पैसे जेड को देने वाला था, एक्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि वाई का डेट कौन पे कर देगा, एक्स पे कर देगा जेड को।
तो इस केस में एक्स और जेड के बीच में डायरेक्टली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था? या तो y और x के बीच में था या फिर y और z के बीच में था। ठीक है, x और z के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। x यहाँ पर क्या था? x यहाँ पे कौन था? x यहाँ पे था स्ट्रेंजर टू x। z यहाँ पे कौन है? x के लिए z यहाँ पर x के लिए कौन है? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। जेड कौन है? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है एक्स के लिए। यदि एक्स जेड को पेमेंट नहीं करता है तो जेड एक्स के ऊपर क्या कर सकता है? जेड एक्स के ऊपर कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। एक्स जेड के जेड एक्स के ऊपर केस फाइल कर सकता है। तो यही एक्सेप्शन रूल बोलता है कि अगर कोई डेट पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, वो मनी पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और साथ ही साथ में उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को एडमिट भी कर लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया, तो फिर उस केस में वो जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है वो केस कर सकता है, चाहे से वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो या ना हो। चाहे से वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ना हो, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों ना हो, तो भी वो केस फाइल कर सकता है। एक्स रिसीव मनी फ्रॉम वाई टू गिव टू जेड। एक्स एडमिट टू जेड दैट ही हैज रिसीव द मनी फॉर जेड। यहाँ पे एक्स ने एक्सेप्ट भी कर लिया जेड से कि उसने जो जेड को पैसे देने हैं वो रिसीव कर लिए हैं। इवन दो y is the one who owes z, मतलब पैसे किसने लिए थे? पैसे किसको देने थे? y को देने थे। किसको? y को देने थे z को। एंड z कैन डिमांड द मनी फ्रॉम x। x से क्यों डिमांड करेगा? क्योंकि x ने z से एडमिट कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था, बिकॉज एक्स एडमिटेड द डेट। एक्स ने जेड के सामने एक्सेप्ट कर लिया था, उसने एडमिट कर लिया था, तो जेड एक्स से मनी डिमांड कर सकता है। और अगर एक्स पे नहीं करता है तो फिर जेड एक्स के ऊपर क्या कर सकता है? केस भी कर सकता है, चाहे से वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों ना हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आता है एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी अगर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो क्या कर सकते हैं? कोर्ट में केस कर सकते हैं। इफ समवन मेक एन एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, किसी और पर्सन के बिहाफ पे एग्रीमेंट कर रहा है, जिसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं, द प्रिंसिपल कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट इवन इफ दे वर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन इट। इसमें ये कहना चाह रहा है कि अगर प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट ने एक्स से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अगर एक्स कोई ब्रीच करता है, एक्स कौन है भाई? यहाँ पे एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ है? एजेंट और एक्स के बीच में हुआ है, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसके बिहाफ पे हुआ है? प्रिंसिपल के बिहाफ पे हुआ है। तो इस केस में क्या होगा? अगर इन दोनों के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच करता है, एक्स अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है, तो ये जो प्रिंसिपल है ये एक्स के ऊपर केस कर सकता है, चाहे से प्रिंसिपल और एक्स के बीच में डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ हो, क्योंकि प्रिंसिपल कौन है यहाँ पर? प्रिंसिपल कौन है यहाँ पे? प्रिंसिपल है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। एक्स के लिए इस प्रिंसिपल कौन है? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि प्रिंसिपल और एक्स का कोई भी डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था? एजेंट और एक्स के बीच में हुआ था। तो अगर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जाता है तो प्रिंसिपल क्या कर सकता है? प्रिंसिपल एज ए स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होकर भी एक्स के ऊपर केस फाइल कर सकता है। ये
कौन अलाउ करता है? ये अलाउ करता है इसका एक्सेप्शन रूल, जिसके अंदर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट भी क्या कर सकते हैं? कोर्ट में केस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।